5 साल बाद जब मैं सऊदी अरब से वापस घर आया तो बीवी को हामला देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने फौरन बीवी को बदकार कहकर इसको खूब मारा। मेरी माँ ने बताया कि तेरी बीवी तो बहुत अल्लाह वाली है, वो कभी बदकारी नहीं कर सकती। फिर बीवी मेरा पाँव पकड़कर बोली, खुदा की कसम ये बच्चा तुम्हारा है, जब बच्चा पैदा हो जाए तो तुम DNA टेस्ट करवा लेना। जब डिलीवरी वाले दिन बच्चे का टेस्ट करवाया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वो बच्चा तो मेरा, लेकिन कैसे। मेरा नाम आरिफ है और आज से 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, जिसमें मेरी रजामंदी बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। मैं इस कदर दिल बर्दाश्त था क्योंकि मैंने सुन रखा था कि वो बहुत सावली है और मैं बहुत हुस्न परस्त था और गोरे रंग को पसंद करता था और सावली दुल्हन को देखने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने अपनी माँ से शिकायत की कि मेरी शादी एक सावली लड़की से क्यों करवा रही हैं, तो अम्मा ने मुझसे कहा था, देखो आरिफ, तुम परदेश में नौकरी करते हो, शादी के बाद वापस चले जाओगे। मैं बहू सिर्फ इसलिए ला रही हूँ ताकि वो मेरे घर के काम कर सके। तुम जानते हो कि नौकरानियां आजकल कितनी महंगी हो गई हैं। तुम खुद सोचो, अगर मैं कोई खूबसूरत लड़की लाऊंगी तो फिर वो क्या मेरे घर का काम करेगी? तुम इसे यहाँ पर छोड़कर जाना, वो सफाई करेगी, बर्तन धोएगी, खाना पकाना, कपड़े धोना और घर का सारा काम काज मैं इसके जिम्मे डाल दूंगी और तुम परदेश में जाकर वहाँ किसी गोरी लड़की से शादी कर लेना। मेरी माँ की ये बात मुझे सही लगी, लेकिन अम्मा, मैंने सुना है कि वो पढ़ी लिखी है, MA पास है, तो क्या वो आपका काम करेगी? मैंने अम्मा से पूछा तो इन्होंने कहा, हाँ मैं करवाऊंगी, बस तुम जाओ सऊदीया और वहाँ जाकर शादी कर लो, यहाँ का मामला मुझ पर छोड़ दो। मैंने सोचा अम्मा सही कह रही है, मैं तो वाकई परदेश चला जाऊंगा। ठीक है, वो मेरे माँ बाप का सहारा बनेगी। मुझे अम्मा ने परदेश में शादी करने की इजाजत दे दी थी, इसलिए मैं खुश हो गया। शादी की रात मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं दुल्हन का चेहरा देखूं। मैंने घूंघट उठाया तो एक सावली सी लड़की थी। मैंने इससे कोई बात नहीं की और सो गया और सुबह मुझे वापस परदेश जाना था। मैं सऊदीया में काम करता था। शादी की अगली सुबह ही मेरी फ्लाइट थी और मैं वापस सऊदीया चला आया। यहाँ आकर मैंने शादी का फैसला किया, लेकिन मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही थी क्योंकि मैं खुद एक सावला सा इंसान था। पर मर्द चाहे जितना भी सावला हो, उसे बीवी गोरी ही चाहिए होती है। तकरीबन 2 साल मुझे रिश्ता ढूंढने में लग गया। फिर 2 साल हो गए, बात चलती फिर खत्म हो जाती। जो रिश्ता मिलता इनकी अजीब सी शराइत होती। सबसे पहली शर्त यही होती कि मैं सारी कमाई बीवी को दूंगा और माँ के पास पाकिस्तान 1 रुपया नहीं भेजूंगा। यहाँ पर मैं मायूस हो जाता था, चूंकि मैं अपने घर वालों का खर्च नहीं रोक सकता था। वहाँ मेरी 2 बहनें शादी के लिए बैठी हुई थी। अम्मा अब्बा की मैं अकलौती उम्मीद और इनका अकलौता बेटा था। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मेरा पाकिस्तान राब्ता कम होता था क्योंकि उस वक्त मोबाइल बहुत ही कम इस्तेमाल होते थे। अम्मा से जब भी बात होती तो वो कहती है, अरे बेटा, तुम्हारी बीवी तो मायके चली गई है। मैं इन बातों से तंग था, इसलिए मैंने पाकिस्तान बात करना ही छोड़ दिया था। फिर 3 साल बाद मैं एक दिन काम से वापस जा रहा था तो रास्ते में एक लड़की बैठी हुई मुझे मिली। इसके हाथ में किताब थी जो कि उर्दू की एक मशहूर किताब थी। मैं समझ गया कि ये लड़की पाकिस्तानी है। मैंने सोचा शायद इसे मदद की जरूरत हो। मैं इसके पास गया और पूछा कि आपको मदद की जरूरत है? मैंने उर्दू में ही बात शुरू की। इसने भी उर्दू में जवाब दिया। इसने कहा, हाँ, मैं 2 दिन पहले पाकिस्तान से आई थी और यहाँ अपने रिश्तेदार के पास ठहरी हुई थी। वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे बाजार से कुछ लेना था। जब घर वापस गई तो इनके घर पर ताला लगा हुआ था। इसने कहा, तो मुझे दुख हुआ, आप मेरे साथ चले। मैंने कहा तो इसने हैरत से मेरी तरफ देखा। इसने निकाब पहन रखा था और इसकी हसीन आंखें निकाब से मुझे देख रही थी, जिनमें काजल के साथ साथ हैरानगी भी थी। मैं ऐसे कैसे आपके साथ चली जाऊं? इसने कहा। इसके हाथ गोरे थे और मुझे अंदाजा हो गया कि वो एक गोरी और हसीन लड़की है। तो क्या आप रात इस तरह सड़क पर गुजारेंगी? मैंने कहा तो वो सोच में पड़ गई। रात काफी हो चुकी थी। आपके घर में कौन कौन है? इसने पूछा। मैं कमरे में अकेला रहता हूँ। मेरे पास घर नहीं है, सिर्फ एक कमरा है जो किराए पर लिया है। मैंने साफ गोई का मुजाहिरा करते हुए कहा। वो सोचती रही, फिर बोली, अगर आप अभी और इसी वक्त मुझसे निकाह कर ले, मैं आपके साथ चली जाऊंगी। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत और गोरी लड़की मुझसे खुद निकाह का कह रही थी, वो भी बिना किसी शर्त के। मुझे और क्या चाहिए था? मैं फौरी राजी हो गया। मैं इसे उसी वक्त मस्जिद में लेकर गया और निकाह कर लिया और खुशी से अपने छोटे से कमरे में लेकर आया। इस छोटे से कमरे में चूल्हा रखा हुआ था जहाँ पर मैं खाना बनाता था, मगर आज मुझे देर हो गई थी इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया था। इसने अपना नाम राबिया बताया। राबिया ने कहा, मैं खाना बनाती हूँ। फिर राबिया ने बहुत ही मजेदार खाना बनाया और हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने राबिया
विक्टोरिया से कहा, अब तो हमारा निकाह हो गया है, अब ये निकाब हटा दो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ ताकि मुझे भी इल्म हो कि मेरी बीवी कैसी है। मेरे कहने पर उसने अपने चेहरे से निकाब हटा लिया तो मैं देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो मेरे तस्वुर से भी ज्यादा हसीन थी। मैं बहुत खुश हुआ और एक हफ्ता हमने बहुत खुशी से गुजारा। मैं रोजाना काम से वापस आता तो वो खाना पहले ही बना कर रख देती थी। मैं सुबह उठता तो मेरे लिए नाश्ता तैयार होता था। मेरी जिंदगी तो जैसे मुझे जन्नत की मानत लगने लगी थी। लेकिन एक दिन अचानक मैं घर आया तो मुझे ना मिली। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो कहीं चली गई है, वापस आ जाएगी, लेकिन फिर मुझे एक खत मिला। उस खत में लिखा था कि इसके रिश्तेदार वापस आ गए हैं और वो अपने रिश्तेदार के पास जा रही है। खत क्या था? बस एक छोटी सी इबारत थी जिसे पढ़कर मेरे सर पर आसमान गिर गया था और पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मेरे पास इसका कोई पता नहीं था। मैं पागलों की तरह इसे ढूंढने लगा, लेकिन ढूंढता भी तो कहाँ, वो तो मुझे एक सड़क पर मिली थी। इसे ढूंढते ढूंढते 8 महीने गुजर गए, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिली। मैं डिप्रेशन में चला गया और सहनी मरीज बनता जा रहा था। मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया था कि एक हफ्ते में ही मुझे इस लड़की से शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई थी और मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मेरे लिए अब यहाँ काम करना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने वापस पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। मैं पाकिस्तान वापस चला आया तो मेरी अम्मा बहुत गुस्से में थी। मेरी अम्मा ने कहा, तेरी बीवी ने 4 साल तो यहाँ काम करके गुजारे, फिर वो आजिज आ गई और अपने मायके चली गई। मैं इसे लेने गई थी, लेकिन इसके भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। तुम जाकर इसे ले आओ। घर का काम कौन करेगा? जब से वो गई है काम कर करके मेरी दोनों बेटियों की हालत खराब हो गई है। जा जाकर इसे ले गया। मैं जब वहाँ गया इसे लेने के लिए, लेकिन इसके भाई ने मुझे मिलने नहीं दिया। मैंने खूब हंगामा किया, मुझे मेरी बीवी चाहिए। बल आखिर इन लोगों ने मेरी बीवी मेरे हवाले कर दी और मैं इसे लेकर घर आ गया। उस वक्त मैंने गौर नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी अम्मा की चीख निकल गई। मेरी बीवी को देखकर मैंने तो इसकी तरफ गौर से देखा भी नहीं था। माँ ने देखा तो इसका पेट बड़ा हुआ था, जैसे कि इसके पेट में 9 महीने का बच्चा हो। मेरी अम्मा ने खूब हंगामा किया और कहा, यह बद किरदार है। मैंने भी देखा तो मुझे महसूस हुआ कि वाकई इसके पेट में बच्चा है। मैंने इस पर चीखना चलाना शुरू कर दिया। मैंने इसे बद किरदार कहकर घर से निकालना चाहा तो इसका हाथ पकड़कर इसे खींचकर इसे घर से बाहर निकालने लगा तो वो मेरे कदमों में बैठ गई। आरिफ, मैं कसम खा कर कहती हूँ ये बच्चा आपका है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बच्चा पैदा होने के बाद DNA टेस्ट करवा देना। डॉक्टर ने कुछ दिन बाद ही मुझे डिलीवरी की डेट दी है। मुझे डिलीवरी तक की मोहलत दे दें, सब सच साबित हो जाएगा। अम्मा ने कहा, ठीक है, ऐसे मोहलत दे दो। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो 5 साल से सऊदीया में रहा हूँ, फिर ये बच्चा कैसे हो गया? अम्मा ने मुझे समझाया, बेटा मोहल्ले में तमाशा बनेगा, हम DNA टेस्ट करवा लेते हैं, सब सच सामने आ जाएगा। फिर हम इसके भाई से बड़ी रकम का मुतालबा करेंगे, कहेंगे कि अगर अपनी बहन की शादी बचानी है तो हमें 20 लाख रुपए दो, क्योंकि तुम्हारी बहन बदकार है और इसके पेट में किसी और का बच्चा है। फिर जब DNA टेस्ट में साबित हो जाएगा तो हम इन लोगों को ब्लैकमेल करके इनसे पैसा लेंगे। मुझे यकीन है इसका भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसा देगा। मेरी अम्मा ने कहा तो मैं सोच में पड़ गया। फिर मैं इसे वापस घर ले आया और डिलीवरी का इंतजार करने लगा। यहाँ तक कि डिलीवरी का दिन आ गया। वहीं पर ही मैंने डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का DNA टेस्ट करें। जब DNA टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि ये तो मेरा ही बच्चा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं गुस्से में आ गया। डॉक्टर से कहा, आपने गलत रिपोर्ट बनाई है। मेरी अम्मा ने भी कहा, ये रिपोर्ट गलत है, लेकिन डॉक्टर बेइज्जत थे कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। मैंने शहर की सबसे मशहूर लेबोरेटरी से टेस्ट दोबारा करवाया तो वही नतीजा निकला। मैंने मजीद 3-4 लेबोरेटरी से टेस्ट करवाए, लेकिन यही साबित हुआ कि ये बच्चा मेरा है। मैं हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात थी। खैर जो भी था, हम बच्चे को घर ले आए। मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, मुझे ये बच्चा नहीं रखना। मुझे यकीन नहीं है। इसने मेरी मिन्नत की और कहा, आप आराम से बैठकर मेरी सारी बात सुने, इसके बाद फैसला करें। मैंने इसकी बात मान ली और इसकी बात सुनने लगा। अम्मा भी मेरे साथ बैठी थी। वो अपनी कहानी सुनाने लगी और मैं सुनने पर मजबूर हो गया। जब मेरी आपसे शादी हुई तो आपने एक नजर मुझे देखा और सुबह वापस चले गए। मैं समझ गई थी कि आपने मेरी जाहिरी सूरत की वजह से ऐसा किया है। मैं कोई बदसूरत लड़की नहीं थी। मेरे नकुश बहुत खूबसूरत थे, लेकिन मेरे रंग के पीछे सब छुप गया था। ऊपर से मैं इतना खाती पीती भी नहीं थी, हर वक्त परेशान रहती थी, जिसकी वजह से मुझे भूख नहीं लगती तो मैं बहुत कमजोर सूखी हो गई थी। इस कमजोरी ने मुझे मजीद आम सा बना दिया था। मुझे 5 साल इस घर में आपकी अम्मा ने मुझसे इतना काम करवाया कि मेरी तो जान निकल गई। आहिस्ता आहिस्ता मैं बागी होती चली गई। मैं सोचती थी कि मैं भी इंसान हूँ, मुझ
मुझे कौन सी गुनाह की सजा दी जा रही है। इस घर में आप मुझे छोड़कर चले गए और ससुराल में जुल्म हो रहा है। मेरे भाई ने यहाँ आकर काफी मर्तबा ये बात कही कि इसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन आपकी अम्मा ने इनकी बेइज्जती करके इन्हें घर से निकाल दिया। वो दोबारा नहीं आए। भाई मुझे बार बार कहते थे कि तलाक ले लो, मैं तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवा दूंगा, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता था। मेरे मायके में मेरा भाई और भाभी रहते थे, तो वहाँ सऊदीया से फिर एक मेरी दूर की खालाजाद आई हुई थी। इनका नाम राशिदा था। इन्होंने मेरी हालत देखी तो मुझे पहचान नहीं पाई। मुझे कहा, राबिया तुम वही लड़की हो जिससे मैंने आज से 10 साल पहले देखा था। यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम ऐसी हो गई हो। आखिर तुम्हें क्या हुआ है? मैंने इन्हें अपने सारे हालात बताए। फिर राशिदा खाला ने एक तरकीब सोची और मुझे कहा कि वो मुझे सऊदीया ले जाएगी और आपसे मिलवाएगी। मैंने इन्हें कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? इन्होंने तो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं की, तो अब कैसे मुझे कबूल कर लेंगे? राशिदा खाला ने कहा, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, बस जैसा कहती हूँ वैसा करो। खाला राशिदा ने मुझे व्हाइटनिंग के इंजेक्शन लगवाए, जिससे कुछ हफ्तों में मेरा रंग चमकने लगा था और मैं हैरान रह गई थी। राशिदा खाला ने बताया कि ये रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन है जिन्हें सब लगाते हैं। फिर इन्होंने मेरे कागजात बनवाए। मुझे अपनी सास सऊदीया ले गई और वहाँ पर मुझे खूब खिलाया पिलाया, जिससे मेरी सेहत बहाल हो गई। हमें आपकी रहाइश का पता था। एक दिन आप वहाँ से गुजर रहे थे तो राशिदा ने मुझे कहा कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ, इसका ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाएगा। ऐसा ही हुआ, आपका ध्यान मेरी तरफ चला गया और मेरे रंग और मेरी सेहत के बदलाव की वजह से आप मुझे पहचान नहीं पाए। आपने तो मुझे देखा ही नहीं था। आपने मुझे अनजान लड़की समझकर मुझसे फौरन निकाह कर लिया। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, मैं तो पहले से ही आपकी निकाह में थी। सेहतमंद खाने की वजह से मेरा जिस्म भरा भरा हो गया और मेरा रंग गोरा था, लेकिन ये खूबसूरती पक्की थी। जैसे ही इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता तो मेरा रंग वापस सांवला हो जाना था। जैसे ही मेरा रंग सांवला होना शुरू हुआ, मैं वहाँ से निकल आई। मेरा वीजा भी पूरा हो गया था। मैंने वहाँ पर उम्रा किया। 21 दिन का मेरा वीजा था। फिर मैं वापस चली आई। पाकिस्तान आकर मुझे मालूम हुआ कि मुझे हमल ठहर गया है। मेरे घर वालों ने कहा कि तुम सब्र से काम लो और यहाँ पर रहो, बच्चा पैदा करो, फिर सारी हकीकत हम तुम्हारे शोहर को बता देंगे। मेरी बीवी ने सारी कहानी मुझे सुनाई और सबूत के तौर पर वो निकाहनामा भी मुझे दिखाया। रखी हुई मेरी घड़ी और चंद और चीजें इसके पास थी। मैंने जब गौर से देखा तो ये आंखें उसी की थी जिन पर मैं फिदा हुआ था। आवाज भी उसी की थी। यकीनन ये वही लड़की थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इसका रंग फिर से सांवला हो चुका था और बच्चा पेट में होने की वजह से इसके चेहरे पर दाग धब्बे बन चुके थे, जैसे कि हामला औरतों के बनते हैं। मुझे यकीन आ गया था कि ये बच्चा मेरा ही है। मेरी अम्मा ने कहा, ये झूठ बोल रही है, झूठी कहानी सुना रही है, इसकी कहानी का यकीन मत करना। मैंने अम्मा से फौरन कहा, नहीं अम्मा, ये झूठ नहीं बोल रही है, ये सच बोल रही है। ये वही लड़की है जिससे मैंने निकाह किया था और ये बच्चा मेरा ही है। मैंने कहा और मैं इसे अपने साथ रखने पर मजबूर हो गया, लेकिन ना मैं इसकी तरफ देखता था ना बच्चे की तरफ। इस तरह 1 महीना गुजर गया। मैं उदास था। फिर एक दिन इसने कहा कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, बच्चा आपका है, आपके पास रहेगा। ये कहकर वो घर छोड़कर चली गई। मैं दूसरे कमरे में सोता था और राबिया बच्चे समेत अपने कमरे में। वो चली गई मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा दिन बच्चा रोता रहा। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा क्योंकि मेरी माँ बहनों में से किसी ने भी बच्चे को हाथ नहीं लगाया था। यहाँ तक कि रात हो गई और बच्चा भूखा पड़ा था। मैं सोने के लिए लेट गया, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मैं बेचैन हो रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इसकी आवाज को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाया। बल आखिर मैं उठा, कमरे में गया तो बच्चे की हालत भूख की वजह से बहुत बुरी हो गई थी। मैंने इसे उठाया, लेकिन मैं इसे क्या खिलाता। इसकी माँ चली गई थी। जैसे मैंने इसे अपनी गोद में उठाया, मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा कि कोई इस दुनिया में मेरा अपना भी है। लेकिन मैं इस वजह से परेशान था कि वो भूखा था। उसी वक्त उसे डॉक्टर के पास ले गया और कहा कि डॉक्टर साहब, इसके लिए कुछ तजवीज करें। तो डॉक्टर ने डब्बे वाला दूध मुझे लिख कर दे दिया। मैं फौरन दूध लेकर घर आया। फीडर में दूध बनाकर इसे पिलाया तो इसे आराम आ गया। मैंने इसे अपने साथ सुला दिया। वो रात में बार बार जागता रहा और मैं इसके लिए दूध बनाता रहा और इसे पिलाता रहा। एक रात अपने बच्चे के साथ गुजारने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में कोई आ गया है, मेरे जीने का कोई मकसद है, वरना मैं तो दूसरों के लिए जी रहा था। अब तक सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बना हुआ था घर वालों के लिए। चंद ही दिन अपने बच्चे के साथ गुजारने के बाद मुझे अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत हो गई थी। मैं खुद को इससे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाया था क्योंकि वो मेरी ही औलाद थी। मुझे एहसास हुआ कि बच्चे को माँ की जरूरत है। मैं राबिया के मायके गया इसे लेने के लिए, लेकिन वो नहीं आई। अगली बार जब
में गया तो बच्चे को अपनी गोद में उठा कर गया और इससे कहा, मेरे लिए नहीं आओगी तो इसके लिए तो आ जाओ, हमारा बच्चा है, हम दोनों मिलकर इसे पालेंगे। मेरी बात सुनकर राबिया की आंख में आंसू आ गए। इसने बच्चे को फौरन अपने सीने से लगा लिया। इसने अपना सामान उठाया और मेरे साथ चली आई। आज मुझे लग रहा था कि मेरा घर मुकम्मल हो गया है। मैंने अपना बिस्तर वापस अपने कमरे में लगा लिया जहाँ मेरी बीवी और मेरा बच्चा सोते, क्योंकि मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता था। अब इन दोनों को अपने कमरे में देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। मुझे अफसोस होने लगा कि अपनी अम्मा की बातों में आकर मैं इतने खूबसूरत एहसास से दूर रहा। पिछले 5 साल से आज ये एहसास मुझे इस कदर हसीन लग रहा था। मेरी और राबिया के दरमियान कोई बात नहीं होती थी, हम बस बच्चे के मुतालिक बात करते रहते थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि दूसरों की बातों में आकर मैंने राबिया के साथ बहुत नाइंसाफी की है। मैंने सोच लिया कि मैं अपने किए की इससे माफी मांगूंगा, हालांकि मैंने जो किया वो माफी के काबिल नहीं था। राबिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। आज मुझे एहसास हो गया है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे मोहब्बत भी हुई थी तो तुमसे ही हुई थी और अब फिर से तुमसे मोहब्बत होने लगी है। तुमने जो कुछ भी किया अपना हक हासिल करने के लिए किया है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने राबिया के सामने हाथ बांध कर इससे माफी मांगी तो इसकी आंखें भर आई। इसने मुझे फौरन माफ कर दिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मेरी ये बात सुनकर वो खुशी से सरशार हो गई। मैंने इससे वादा किया मैं तुम्हें अलग घर में रखूंगा, मगर इसने इनकार कर दिया। नहीं, मुझे अलग घर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर ही खुश हूँ। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए थी, मुझे मिल गई है, मुझे घर की ख्वाहिश नहीं है और माँ बाप से बेटे को जुदा करके मुझे कोई खुशी नहीं मिलने वाली। मैं ऐसी नहीं हूँ, राबिया ने कहा तो इसकी ये बात दरवाजे की चौखट पर खड़ी मेरी अम्मा ने भी सुन ली। अम्मा की आंख भर आई और वो कमरे में आई और राबिया से अपने किए की माफी मांगी। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन आज भी तुम हमें छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो। हालांकि आज तुम्हें इसका इख्तियार था, आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। मेरी अम्मा ने राबिया को गले लगाते हुए कहा तो उस वक्त मुझे लगा कि मेरी दुनिया वाकई आज मुकम्मल हो गई है। कितनी अजीब बात है कि सिर्फ एक रंग को बुनियाद बनाकर मैंने जिस लड़की के साथ बुरा सलूक किया, आज मेरा घराना इसी लड़की ने मुकम्मल कर दिया। ये गोरा रंग और ये खूबसूरती तो 4 दिन की चांदनी है और वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन असल चीज इंसान की सीरत है जो कभी मानत नहीं पड़ती। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इसने मुझे राबिया जैसी बीवी अता की। राबिया के साथ साथ मैंने अपने अल्लाह से भी अपने किए की माफी मांगी तो इसके बाद मुझे सुकून आ गया। आज हम इस घर में खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।